हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, यानी कि संधारित्र की धारिता। संधारित्र क्या होता है? यही जो आप लोग पंखों में देखते हैं, जिसको आप लोग कंडेंसर के नाम से जानते हैं, यही संधारित्र है। ठीक है, तो इसकी धारिता कितनी होती है, किस में मेजर की जाती है, कैसे क्या फंक्शन है इसका, क्या किस तरीके से क्या रूल है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सारी यही चीज़ें डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। तो सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, जिससे एक एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि जो आपके घरों में पंखों में कंडेंसर यूज हुआ है, जिसे आप लोग है तो कैपेसिटर, लेकिन नाम आप लोग बुलाते हैं कंडेंसर। ठीक है, तो क्या उसका जो है खास बात है, क्या उसको लगाया क्यों जाता है, तो वो सारी चीज़ें जो है आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने बच्चे वीडियो को लाइव देखना है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ध्यान से देखिए, अगर हम कैपेसिटर यानी कि संधारित्र की बात करें, इसको हिंदी में बोलते हैं संधारित्र, कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर होता क्या है? जैसे मान लीजिए कैपेसिटर एक तरीके से क्या है, आवेश को स्टोर करने वाला एक डिवाइस है। ठीक है, यानी ये इसके अंदर जो है आवेश एक तरीके से संचित होते हैं, यानी ये आवेश को स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब अगर इसके धारिता, ठीक है, क्योंकि चैप्टर में धारिता वर्ड भी है, तो धारिता का क्या मतलब होता है? अब कोई भी संधारित्र, चाहे जो भी संधारित्र हो, उसकी जो आवेश स्टोर करने की क्षमता है, यानी जो उसके अंदर आवेश रह सकता है, उसकी एक लिमिट होगी कि यानी इतना ही आवेश इसके अंदर स्टोर हो सकता है, इससे ज़्यादा आवेश इसके अंदर स्टोर नहीं हो सकता। ठीक है, आप नॉर्मली ऐसे कोई भी डिब्बा ही उठा के देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने एक छोटा सा डब्बा ले लिया, उसमें पानी भरना हमने शुरू किया, 1 लीटर फिल किया, 2 लीटर फिल किया, 3 लीटर फिल किया। ठीक है, और चौथा लीटर जैसे फिल किए तो बाहर गिर गया। ठीक है, तो यानी उसका उस जो हमने बॉटल लिया उसकी कैपेसिटी कितनी है? 3 लीटर, यानी वो 3 लीटर से ज़्यादा पानी जो है अब स्टोर अपने अंदर नहीं कर सकता। तो उसी तरीके से अगर हम कैपेसिटर की बात करें, तो कैपेसिटर भी एक लिमिट तक अपने अंदर जो है आवेश को स्टोर कर सकता है। उसके बाद अगर उसको हम चार्ज देंगे तो वो चार्ज जो है उसके अंदर ना जाके बल्कि कहाँ, एयर में नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी संधारित्र की, ठीक है, आवेश धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? उस संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, तो धारिता समझ में आया। और एक चीज़, जैसे मान लीजिए कोई भी कैपेसिटर है या कोई भी संधारित्र है, अगर उसको हम पहले Q आवेश दे देते हैं, या Q1 मान लेते हैं, Q1 आवेश दे दिया हमने किसी संधारित्र को। ठीक है, अब इसको और आवेश दे रहे हैं। ठीक है, पहले तो यहाँ पे कोई आवेश नहीं था, Q1 आवेश हमने दिया, आसानी से इसके अंदर आ गया। इसको हम और आवेश दे रहे हैं। ठीक है, डेल्टा Q1, यानी थोड़ा सा और आवेश, ऐसे फिर थोड़ा सा और, ऐसे फिर थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा करके और देते जा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझो। यहाँ पे पहले से कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब हमने इसको Q1 चार्ज दे दिया तो यहाँ पे Q1 चार्ज आ गया। अब फिर जब और चार्ज इसको देंगे तो अब ये सेम चार्जों के बीच में क्या कार्य करेगा? रिपल्सन फोर्स, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगाएगा। यानी ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करने के, यानी इसको बाहर ढकेलने का प्रयास करेगा, लेकिन इसको हम इसके अंदर ज़बरदस्ती दे रहे हैं। यानी अगर इसके अंदर इसको हम फिल कर रहे हैं, तो यानी इस पर इसको यहाँ तक देने के लिए हमको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, यानी काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब इस कार्य करने की वजह से इसके क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा में, यानी इसकी ऊर्जा में जो है क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी इसकी ऊर्जा में जो है। और कौन सी ऊर्जा? पोटेंशियल ऊर्जा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा? वृद्धि होगा। ठीक है, यानी इसकी स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ने लगी। जैसे जैसे हम इसको और चार्ज देते जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा हमारी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जब स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी तो इसके साथ साथ इस कैपेसिटर का, यानी इस संधारित्र का विभव भी बढ़ेगा। ठीक है, विभव में वृद्धि होती है। किस में होती है वृद्धि? विभव में वृद्धि होती है। और ये विभव में जो वृद्धि हो रही है, ठीक है, जो विभव में वृद्धि हो रही है, ये
किसके रिस्पेक्ट में हो रही है? जितना अधिक इसको हम आवेश देंगे विभव में वृद्धि उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि विभव में वृद्धि किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? क्यू के। ठीक है, अगर आप ज़्यादा आवेश दोगे तो विभव के मान में ज़्यादा वृद्धि होगा। या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यू प्रोपोर्शनल विभव को किससे डिनोट करते हैं? वी से। ठीक है, तो यहाँ से अब इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए कांस्टेंट ले आते हैं सी। ठीक है, और ये सी क्या है? यही जो है संधारित्र की धारिता। क्या है? संधारित्र की धारिता। ठीक है, इसी सी को हम लोग क्या बोलते हैं? संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता सी इक्वल टू क्या फार्मूला निकल के आया? वी इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा तो क्यू अपान वी, क्यू अपान वी। ठीक है, कहने का मतलब है अगर हम बी को 1 वोल्ट मान लें, विभव वी बराबर हम मान लें 1 वोल्ट, कितना? 1 वोल्ट, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू। तब यहाँ से क्या परिभाषा मिल रही है? अगर हम किसी संधारित्र की, ठीक है, अगर किसी संधारित्र को जिसका विभव 1 वोल्ट हो, ठीक है, उस संधारित्र की धारिता उस संधारित्र को दिए गए आवेश के बराबर होती है। यानी C इक्वल टू क्यू, और क्यू है क्या? आवेश। ठीक है, जितना हमने आवेश दिया वही इसकी क्या हो गई? धारिता हो गई। यानी अगर किसी संधारित्र का विभवांतर या किसी संधारित्र का विभव 1 वोल्ट है तो उस संधारित्र की धारिता जो है उस संधारित्र को दिए गए आवेश की संख्या के बराबर होता है या आवेश के मान के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आया? चलिए, संधारित्र की धारिता का परिभाषा अगर आपको लिखना हो तो आप सीधे सीधे एक लाइन में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि किसी भी संधारित्र द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? उस संधारित्र की धारिता कहते हैं। और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कैसे बढ़ती है अब उसको ध्यान से देखो। हमने आपसे कहा स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा कैसे बढ़ रही है उसको एक सिंपल सा एग्जांपल दे के हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से हमने कोई बॉक्स ले लिया, ठीक है, इस तरीके से, और स्पंज वाली बॉल आपने देखा ना, स्पंज, अरे जो स्माइली वाली बॉल आती है स्पंज की बॉल, उसको इसमें हम क्या करना? फिल करना शुरू कर दिए। ठीक है, उसको इसमें फिल करना शुरू कर दिए। अब इस तरीके से हमने फिल कर दिया। ठीक है, अब ये पूरा पूरा क्या हो गया? फिल हो गया। अब इसके अंदर स्पंज की और बॉल जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि ये स्पंज है, इसको अगर हम प्रेशर दें इस पर, इसको दबाएं तो क्या किया? ये सिकुड़ भी सकता है। यानी इसको प्रेशर दे के इसमें और स्पंज की बॉल भरी जा सकती है, और भरी जा सकती है कि नहीं? ठीक है, और स्पंज की बॉल, अब क्या है? एक स्पंज की बॉल दूसरे स्पंज बॉल पर क्या कर रही है? ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी, क्योंकि इधर दीवारें क्या है? सॉलिड है। ठीक है, तो हर एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को दूर ढकेलने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे को रिपल करने का प्रयास। और जैसे ही इसका ढक्कन आप नहीं बंद करेंगे या ओपन करेंगे, फिर दूसरा डालेंगे और जैसे ही छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वो स्पंज की बॉल बाहर निकल जाएगी। स्पंज की बॉल क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। और बाहर निकली क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा जो हमने इसको दबाकर इसके अंदर डालने का प्रयास किया है, ठीक है, वही टोटल वर्क जितना इसके अंदर फिल करने में हमने वर्क किया, वही इसके अंदर पोटेंशियल यानी कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया। और जैसे ही वर्क हमने हटाया, अपनी हाथ हटाया, तुरंत यही स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी और सीधे ये स्पंज की बॉल क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो जितने भी स्पंज के बॉल एकदम एक दूसरे को दबा कर रखे हैं, वो सारे के सारे स्पंज के बॉल क्या हो जाएंगे? बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अगर किसी भी सिस्टम पर हम ज़बरदस्ती काम करते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। बात बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हुआ? चलिए, तो संधारित्र की अगर ये संधारित्र का फार्मूला C इक्वल टू क्यू अपान बी, ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? क्यू का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम बटे वी का मात्रक वोल्ट, कूलाम बटे वोल्ट, और इसी को बोलते हैं फैरड। क्या बोलते हैं? फैरड। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? फैरड। ठीक है,
मात्रक हो गया। चलिए इसके बीमा देख लीजिए, थोड़ा सा मिटा लें, ठीक है। तो देखिए संधारित्र के बारे में आपको समझ में आ गया कि संधारित्र क्या होता है और इसकी धारिता कैसे निकाली जाएगी, संधारित्र की धारिता क्या होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि किसी भी संधारित्र द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता या आवेश धारण करने की क्षमता संधारित्र की क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। अच्छा, संधारित्र का काम क्या है? जो पंखे में कंडेंसर यूज होता है उसका काम क्या है? कभी आप कंडेंसर को निकाल कर पंखा चलाने की कोशिश कीजिए, क्या पंखा आपका चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? उसका कारण ये है कि जो घरों में लाइट यूज होती है, कौन सी करंट है? प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, आपने नाम सुना ही होगा। और प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो कुछ इस तरीके से, यानी साइन वेव की तरीके से चलती है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, यानी इधर आपके पॉजिटिव होता है और इधर आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। और 1 सेकंड में इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, यानी कि आवृत्ति, अभी ये सारी चीज़ें आपको आवृत्ति वगैरह हो सकता है ना समझ में आगे समझ में आ जाएगा जब चैप्टर पढ़ाऊंगा। फ्रीक्वेंसी इसकी f जो है वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। कहने का मतलब है ये जो प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा की टर्मिनल 1 सेकंड में 50 बार पॉजिटिव होती है, 50 बार नेगेटिव होती है, ठीक है। 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव होती है। अगर आप किसी तार में आपकी कोई धारा जो है फ्लो हो रही है, ठीक है, बेसिकली पंखे में क्या होती है, इस तरीके से हमारी कॉइल लगी हुई है, इसमें धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कभी इधर कभी इधर, ठीक है। अगर धारा आपकी पॉजिटिव है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर, धारा का मान नेगेटिव हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर हो जाती है। यानी 1 सेकंड में 50 बार उसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलती रहती है और जब बार बार उसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलेगी तो वो किसी भी चीज़ में, यानी जो उसके अंदर आपका लगा हुआ है, ठीक है, मोटर घूमने वाला, वो फिक्स ही डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि हमें रोटेट किस डायरेक्शन में करना है, ठीक है। जब तक उसको एक फिक्स डायरेक्शन में जो है चुंबकीय बल नहीं मिलेगा तब तक वो रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। और यही कारण है कि पंखे में अगर कंडेंसर निकाल लिया जाए तो पंखा रोटेट नहीं करता, घूमता नहीं है। कंडेंसर करता क्या है, जैसे ही हम कंडेंसर इस पे क्या करते हैं, लगा देते हैं, तो कंडेंसर जो है इसको डायरेक्शन देता है, यानी वो एक टर्मिनल को पॉजिटिव और दूसरे टर्मिनल को क्या करता है, नेगेटिव। यानी अगर ये टर्मिनल हमारा 1 सेकंड में 50 बार पॉजिटिव 50 बार नेगेटिव हो रहा है तो कंडेंसर एक काम करेगा कि इससे अगर इधर डायरेक्ट पॉजिटिव करंट भेज रहा है तो पॉजिटिव ही भेजेगा, ठीक है। जो नेगेटिव वाला है उसको अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेगा, या उसमें देखे होंगे आप 2 तार, तो यानी वो क्या करता है, उस पंखे को डायरेक्टेड मतलब एक डायरेक्शन में मूव कराने की, उसका जो डायरेक्शन है वह चुंबकीय क्षेत्र का वो फिक्स कर देता है, ठीक है। तो यानी प्लस और माइनस का निर्धारण जो है पंखे में लगे हुए कंडेंसर की वजह से होता है। और अब कभी कभी अगर आप कंडेंसर उल्टा जोड़ देंगे तो पंखा जो है उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करने लगता है, ठीक है। तो इस कंडेंसर का बेसिकली काम है कि पंख जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट है उसको डायरेक्टेड यानी निश्चित दिशा देना, ठीक है। और कंडेंसर को अगर आप बोर्ड में लगा के टच करें और उसके बाद दोनों तार को शार्ट करें तो वो स्पार्क करता है, यानी इससे ये भी पता चलता है कि कंडेंसर जो अपने अंदर चार्ज को यानी कि आवेश को भी स्टोर करता है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, अब बात करते हैं इसके डायमेंशन की, बीमा की। मात्रक हो गया ना, इसका मात्रक क्या होता है, फैरेड, और इसको जो है कूलाम बटे बोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, कूलाम बटे बोल्ट। हाँ एक चीज़ और, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कभी कभी मिल जाएगा नैनो फैरेड, इसको F से लिखते हैं। तो नैनो फैरेड का मतलब होता है 10⁻³ फैरेड। माइक्रो फैरेड का मतलब होता है, अरे यार ये मिली फैरेड होता है, ठीक है, mm, मिली फैरेड। तो इसका मतलब होता है 10⁻⁻6 फैरेड। और यहीं अगर आपका नैनो फैरेड लिख दिया गया, शायद एक ही m या एक ही n होगा, तो 10⁻⁹ फैरेड, ठीक है।
तो ये जो है आप लोग बेसिकली याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो है फैरड में ही आवेश का मान देता है। माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, ठीक है, या 4 माइक्रोफैरड या 10 नैनोफैरड, मिलीफैरड, इस तरीके से जो है वैल्यू देता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हाँ, इसकी बीमा देखिए कैसे निकलेगी बीमा। तो इसका बेसिकली C = फार्मूला क्या है, Q/B, Q/V, ठीक। इसकी बीमा चाहिए यानी C की, तो C की बीमा निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, Q की बीमा लिखनी होगी और फिर V की बीमा लिखनी होगी। और Q की बीमा होती कितनी है, 80। V की बीमा कितनी होती है नहीं पता है, तो V = क्या होता है, W/Q। V = क्या होता है, W/Q। तो Q आपका चला जाएगा ऊपर, हालांकि W इसकी जगह हम लिख सकते हैं W और बटे Q की बीमा। तो अब Q चला जाएगा आपका ऊपर, तो और Q की बीमा क्या होती है, 80। तो A² T² हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ऊपर हो गया A² T², नीचे आपका बचा हुआ W की बीमा हो जाएगी mL² T⁻²। ये W की बीमा होती है, ठीक है। अब सबको ऊपर शिफ्ट कर लो, mL की पावर ऊपर जाएगा -2, T की पावर ऊपर जाएगा -2 है, ऊपर जाएगा +2 और +2 पहले से है, तो T की पावर +4, ठीक है, और A²। तो m की पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1, L की पावर 2 है, ऊपर जाएगा -2, और T की पावर -2 है, -2 ऊपर जाएगा +2 और +2 पहले से है, तो +2 मिलकर के +4 और A², ठीक है। तो ये जो है आपके किसकी धारिता यानी कि कैपेसिटेंस C की बीमा, ठीक है। और किसकी पावर कैसे बदलती है, ये सारी चीज़ें आप लोग पहले लेक्चर में, अगर पहला लेक्चर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। पहले लेक्चर में हमने काफ़ी अच्छी तरीके से जो आपको समझाया है कि कौन सा पावर ऊपर जाने पे कैसे बदलता है, नीचे आने पे कैसे बदलता है, सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गई समझ में, एकदम स्पष्ट, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, गोलीय संधारित्र की धारिता। हेडिंग डालिए, गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की धारिता, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई गोलीय संधारित्र है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, Q आवेश दिया। कितना आवेश दिया, Q आवेश दिया, ठीक है। तो अगर इसको हमने Q आवेश दिया, तो आवेश अगर देंगे, तो अभी हमने आपको बताया कि अगर हम किसी चीज़ को चार्ज देंगे यानी कि आवेश देंगे, तो उसके स्थितिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी, और जब स्थितिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी तो पोटेंशियल यानी कि विभव के मान में वृद्धि होगी। तो यानी इसको हमने Q आवेश दिया, तो Q आवेश देने से इसका विभव कितना हो जाता है, V हो जाता है, ठीक है, V। अब जब इसको आवेश देंगे यानी कि चार्ज देंगे, तो ये चालक गोला, कैसा गोला है, चालक। और जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, तो आवेश जो है उसके सरफेस पर यानी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो आवेश इस तरीके से वितरित हो गया। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई पॉइंट P है, इसका सेंटर जो है मान लेते हैं O है, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी कितनी मान लेते हैं, स्मॉल a मान लेते हैं, रेडियस, त्रिज्या, ठीक है। इस बिंदु पर विभव का मान कितना है, अभी पढ़े हो इसी चैप्टर में, विभव V = ये दूरी हो गया, टोटल आवेश Q हो गया, तो विभव V = हो जाएगा 1/4 πε0 कैपिटल Q अपान कितना, Q का मान, आवेश कितना, कैपिटल Q, और दूरी कितनी है आपकी A, ठीक है। तो ये हो गया विभव। अब संधारित्र की परिभाषा लगा दो, C = Q/V, C = Q/V। तो C = Q/V का मान यहाँ पे रख दो, ये जो V का मान आपने निकाला है यही मान उठा के यहाँ पे रख दो, 1/4 πε0 कैपिटल Q/A।
कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल हो गया, ये 1 अपान में है, ऊपर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो C इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आपके गोलीय संधारित्र की धारिता का फार्मूला है। ठीक है, गोलीय संधारित्र की धारिता का फार्मूला। ठीक, समझ में आ गया? कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, आगे देखो, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। अगली हेडिंग डालो, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू यहीं से कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक संधारित्र है। ये क्या है, एक गोलीय संधारित्र है। इसको अगर हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आवेश दिए, पहले से अगर मान लीजिए इस पर कोई आवेश नहीं है, थोड़ा सा आवेश दिया, आसानी से चला गया। फिर और आवेश दिए, तो जो और आवेश दे रहे हैं, तो जो आवेश इस पर पहले से आ गया, ये आवेश उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, प्रतिकर्षित करेगा, उसके अगेंस्ट हमको कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य इसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, और उसी को संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं एक लाइन। माना किसी क्षण संधारित्र पर, किसी क्षण संधारित्र को Q आवेश, या स्मॉल q लिख लो, कैपिटल Q जो समझ में आए वो लिख लो, देने पर उसका विभव V हो जाता है। ठीक है, V हो जाता है। उसके बाद सूक्ष्म आवेश dq, उसके बाद और आवेश दे रहे हैं। ठीक है, Q आवेश हमने दे दिया, Q आवेश देने के बाद इसका विभव कितना हो गया, V। ठीक है, Q आवेश दिया, विभव कितना हो गया, V। उसके बाद डेल्टा Q आवेश और दे रहे हैं, तो जब डेल्टा Q आवेश और देंगे, तो जो Q आवेश हमने पहले दे दिया है, ये आवेश इस पर क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, लेकिन प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा। तो डेल्टा Q आवेश देने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, कार्य। तो डेल्टा Q आवेश और देने में, या डेल्टा Q आवेश संधारित्र को देने में किया गया कार्य, देने में किया गया कार्य, W इक्वल टू V इंटू Q, V इंटू Q। ठीक है, कितना दे रहे हैं, डेल्टा Q, तो dQ, और V इक्वल टू क्या फार्मूला हो जाएगा, यहां से जरा देखिए, V इक्वल टू हो जाएगा, यहां से V इक्वल टू हो जाएगा Q अपान C, Q अपान C। तो वैल्यू रख लो, W इक्वल टू, सूक्ष्म आवेश दे रहे हैं तो कार्य भी हमारा सूक्ष्म हो जाएगा। ठीक है, W इक्वल टू स्मॉल q बाई C इंटू dq। ठीक है, अब संधारित्र को 0 से कैपिटल Q आवेश देने पर, मान लिया हमने, अब चार्ज इस पर कितना था, स्टार्टिंग में बिल्कुल 0 था, तो 0 से कितना कैपिटल Q देने में टोटल कितना कार्य करना पड़ेगा, वही पूरा कार्य इसमें क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। 0 से कैपिटल Q आवेश देने पर किया गया कार्य, कैपिटल W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से कैपिटल Q और dW का मान है कितना, इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल Q बाई C इंटू dQ। ठीक है, C 1/C क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, क्योंकि उसकी धारिता बदलने वाली है नहीं। इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल Q dQ। ठीक है, Q dQ आपको याद होगा, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू होता है x की पावर n+1 अपान n+1। x की जगह पे आपका कितना है, q। ठीक है, तो इंटीग्रेशन
क्यू डी क्यू इजकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से पुट करो, एक्स की जगह पे कितना लिखा हुआ क्यू, एन की जगह पे कितना 1 है, कुछ नहीं पावर तो इसका मतलब 1, तो 1 + 1 अपान 1 + 1 तो कितना हो जाएगा क्यू की पावर 2 यानी क्यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू कैपिटल क्यू, 0 टू कैपिटल क्यू। ठीक है, तो W इजकल टू कितना हो गया, पहले कैपिटल क्यू रखो अपन, लिमिट 1/c कैपिटल क्यू स्क्वायर अपान 2 और फिर माइनस लोअर लिमिट 0, तो सीधे सीधे कितना आ गया W इजकल टू 1/2, ठीक है, क्यू स्क्वायर अपान c। ठीक है, और यही किया गया कार्य ही क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, यानी इसी को हम क्या लिखते हैं, U लिखते हैं। तो फाइनली यही लिख दे रहे हैं U इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई c, नहीं दिख रहा, चलो इसी के आगे लिख दे रहे हैं, इम्प्लाइज दैट U इजकल टू, आप एक लाइन लिखेंगे कि यही किया गया कार्य ही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे U से डिनोट करते हैं, U इजकल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई c। डाल लो कोई समीकरण नंबर 1 या 2 जो भी आपको बनाना हो। ठीक है, अब देखो Q इजकल टू क्या फार्मूला होता है, Q इजकल टू यहाँ से CV, तो उसकी जगह CV रख दोगे तो दूसरा फार्मूला निकल के आ जाएगा। देखिए कितने फार्मूले निकल के आते हैं, हम आपको पुट करा के दिखा देते हैं। पहला C इजकल टू क्या होता है, Q/V होता है, तो ये तो रखा ही गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से Q इजकल टू CV होता है, वैल्यू रख लो, तो U इजकल टू कितना मिल जाएगा 1/2, Q की जगह रखोगे कितना CV, तो Q स्क्वायर है तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपान नीचे एक C है तो एक C से एक C कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया हाफ CB स्क्वायर, ये एक नया फार्मूला आ गया। ठीक है, अब इस बार क्या करना, किसका मान रखोगे, इस बार आप लोग मान रख दीजिए C का। ठीक है, तो C का मान रखोगे तो कितना आ जाएगा, हाँ चलो C का मान रख के देखते हैं, तो U इजकल टू 1/2 कितना है क्यू स्क्वायर अपान C की जगह कितना रखना है Q/V, Q/V, तो एक Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2 और ये चला जाएगा ऊपर QV, तो U इजकल टू एक नया फार्मूला हाफ QV, हाफ QV। तो देखिए संचित ऊर्जा के ये 3 फार्मूले। ठीक है, एक यहाँ पे लिखा, 2 वहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा जूल। ठीक है, मात्रक क्या निकल के आएगा, जूल। कोई समस्या नहीं आता है, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आया। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो है 2 संधारित्रों को जोड़ने में उनके विभव में होने वाले कमी। ठीक है, यानी अगर हम 2 संधारित्र को आपस में जोड़ते हैं तो क्या उसकी ऊर्जा में कमी होगी या वृद्धि होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कल के वीडियो में डिस्कस किया जाएगा और कोशिश है कल ही के लेक्चर में जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाए, और मान लीजिए अगर कल नहीं भी हो पाएगा तो परसों जरूर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बहुत 2 लेक्चर और मैक्सिमम 2 लेक्चर, मिनिमम 1 ही, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ तक बच्चों अगर आपको किसी को कोई डाउट हो या कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, कहीं पर भी कोई डाउट, इसके पहले भी चैप्टर नंबर 2 में कोई भी समस्या नहीं, सिर्फ इसी आज ही के वीडियो के लेक्चर की बात हम नहीं कर रहे हैं, इसके पहले जो भी वीडियो आपने देखा उसमें कहीं पर भी अगर कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई अपडेट आपको मिलती रहे। ओके स्टूडेंट।